नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 15 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है, केरला में एक इंडिविजुअल जो कि यूएई से इंडिया आया था इसी हफ्ते तो 35 साल की उम्र का है। उसके मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन मिला है। तो एक बार मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। बेसिकली मंकी पॉक्स की अगर बात करें तो ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। दैट मीन्स एनिमल्स हैं, ह्यूमन में फैलती है और वायरस की वजह से ये होता है। इसके सिम्टम्स भी सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स, जैसे वो मतलब खुजली चलना, ठीक है, फोड़े बन जाने, मोटे मोटे फंसियाँ बन जानी, वो सारी चीज़ें। बस ये देखा जाए तो क्लिनिकली थोड़ा सा सीवियरिटी थोड़ी सी कम होती है। इसका मतलब ज़्यादा ईचिंग और वो नहीं होती, जितना स्मॉल पॉक्स में परेशानी होती है उतनी नहीं होती। WHO के हिसाब से देखें तो ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है। इसका मतलब 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये अपने आप ही रिकवर होने लग जाती है, ठीक है। फैटेलिटी रेट भी देखें तो 3 से 6% है। मतलब 100 जनों में से 3 से 6 जनों की डेथ होती है, बाकी सेफ रहते हैं। वायरस ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? देखो, ये नॉर्मली ये जो वायरस है ना, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, ये वायरस कन्फाइंड है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ पर। तो वहाँ से फिर ये इन्फेक्शन फिर दूसरे अलग अलग कंट्रीज़ में पहुँचा है। तो इसके पीछे है क्लोज कांटेक्ट है मेन कारण। चाहे एनिमल के साथ में सीधा कांटेक्ट में आ गया हो या किसी और लिक्विड की कांटेक्ट में आ गया हो, जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, छींक की वजह से मान लो कुछ लिक्विड हमारे मुंह से यूँ निकले इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से। बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी से निकलने वाला ब्लड भी हो सकता है, कोई और सलाइवा टाइप कोई भी चीज़ हो सकती है, जिससे कि ये वायरस जो है वो कांटेक्ट की वजह से टच में होने के बाद में दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर, हेडेक, मसल एक, बैक एक, मतलब पूरी बॉडी का दुखना, सर का दुखना, बुखार आना, ठीक है। लिम्फ नोड मतलब अंडर आर्म्स में, और ये जहाँ पर ये हमारे पसीने निकलते हैं ना, स्वेटिंग, वहाँ पर ऑटोमेटिक स्वेलिंग होना, जैसे टॉन्सिल्स हो जाते हैं ना गले के आसपास में, इस तरीके से। थकान जल्दी होने लग जाती है, रैशेज़, लाल धब्बे इस तरीके के बनने लग जाते हैं, पिंपल्स, फोड़े बनने शुरू हो जाते हैं स्किन पर भी, और ब्लिस्टर, छाले भी होने लग जाते हैं मुंह में और बॉडी के इनर पार्ट्स में भी, ठीक है। ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी लेटेस्ट केसेस की बात करें तो यूरोप में सबसे ज़्यादा 86% केसेस मिले हैं, अमेरिका में 11% केसेस देखने को मिले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये एंडेमिक बीमारी है। एंडेमिक का मतलब लोकली फैलने वाली बीमारी है। कहाँ पर? वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में। जैसे नेम यहाँ पर देख सकते हो, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोंगो, गैबोन, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सियरा लियोन। यूएसए में 2003 में लगभग 47 केसेस मिले थे पहले भी। तो थोड़ा सा हम ये अफ्रीका का मैप भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, ठीक है। ये इधर आ गया अटलांटिक ओशन, ठीक है। देखो, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, कैमरून, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान। ये वो है कंट्रीज़ जहाँ से इक्वेटर पास होती है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पर ये केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे भी देख सकते हो, केसेस के नंबर देख सकते हो। अफ्रीका में तो कॉमन है ये बीमारी, ठीक है। बाकी इंडिया में ये केस आना एक सिग्नल है, इसलिए सेंट्रल टीम भी गई है वहाँ पर केरला में। नेक्स्ट न्यूज़ है, रोड के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि पहले जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हुआ करता था, जिसको बोलते थे BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बोला उस मॉडल पर हम फिर से 2 प्रोजेक्ट्स को लेके जाएंगे। अगर सक्सेसफुली काम चलेगा तो BOT वाले मॉडल को हम री इम्प्लीमेंट करेंगे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा हम जानेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के क्या क्या मॉडल्स हैं जो कि हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जा रहे हैं। बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब आप नाम समझ गए कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब प्राइवेट सेक्टर, इनकी कोलैबोरेशन के बेसिस में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी, ठीक है। मेनली रोड एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो BOT स्कीम जो है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, इसका मतलब क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, उस पर ऑपरेशन कंडक्ट करेगा और फिर उसके बाद में अपना खर्चा जब निकल जाएगा तो उसके बाद में हैंडओवर कर देगा गवर्नमेंट को। ये मेथड होता है इसमें, ठीक है। तो ये पहले देखो गवर्नमेंट यूज़ किया करती थी, इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है पूरा पैसा अपने हिसाब से, तो इसमें गवर्नमेंट का केवल एक फैसिलिटेटर का रोल रह जाता है।
पर 2011 के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा कम अट्रैक्टेड फील करने लग गया कि बोले इसमें नुकसान ज़्यादा होता है, या फिर और कई फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ईपीसी मॉडल और HAM मॉडल्स, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इन मॉडल्स पर शिफ्ट हो गए, बीओटी से इन दोनों मॉडल्स पे हो गए। ये भी क्या है, पीपीपी मॉडल के ही मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ही दो अलग डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो अब इनसे दोनों से फिर से बीओटी की तरफ जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी का मतलब ये है। तो सबसे पहले तो हम बीओटी का मतलब समझते हैं। इसमें प्राइवेट प्लेयर को कंसेशन दिया जाता है, छूट दी जाती है, किस चीज़ में, एक तो फाइनेंस के लिए कि पैसा अरेंज करो, दूसरा बिल्ड मतलब रोड कंस्ट्रक्ट करो, तीसरा ऑपरेट करो। ये तीनों काम करने के लिए कंसेशन दिया जाता है 20 से 30 साल का, ठीक है। वो डिपेंड करता है 10 साल, 20 साल, 30 साल कि प्रोजेक्ट जो होगा, जो भी रोड नेशनल हाईवे का एक स्ट्रेच होगा, उसको डेवलप करवाया जाएगा किसके द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर उसको क्या करेगा, बनाएगा, फिर ऑपरेट करेगा। ऑपरेट का मतलब उस पे टोल टैक्स लगा करके, या जो भी यूज़र उस रोड को यूज़ कर रहे हैं उन पे चार्जेस लगा करके अपना लगाया हुआ पैसा निकाल लेगा, और फिर उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र कर देगा किसको, गवर्नमेंट को। तो ये बीओटी मॉडल जो है वो 2011 से पहले यूज हुआ करता था ज़्यादातर, ठीक है। पर टाइम बीतने के साथ साथ में क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा लगने लग गई, तो उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन रिड्यूस कर दिया। और पिछले 2-3 सालों की बात करें तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया था बीओटी को रिवाइवल देने का, पर कोविड की वजह से फिर से इसी HAM और EPC मॉडल पर ही कंटिन्यू काम करना पड़ा। इसके आगे देखें तो ये जो HAM मॉडल है, PPP मॉडल में HAM, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट की लागत है उसका 40% जो भी होगा, मतलब प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग, उसका 40% जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, किसको, उस प्राइवेट प्लेयर को। तो 40% पेमेंट दे दिया, बचा कितना, 60%। वो जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट डेवलपर जो काम करेगा वो इस 60% का अरेंजमेंट करेगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे इस 60% को एक एक साल के पैकेज में उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ऐसे करके उसका लगा हुआ 100% पैसा और उसका मुनाफा निकालना एक ऑप्शन निकल के आता है। ओवरऑल हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल में क्या हुआ कि पहले तो 40% पेमेंट कर दिया जाता है प्राइवेट प्लेयर को गवर्नमेंट के द्वारा, और रिमेनिंग 60% का जो रिस्क है वो डेवलपर अपने हिसाब से हैंडल करेगा, और फिर उससे अपने पैसे निकाल लेगा जो भी प्रोजेक्ट वो चला रहा है। और उस प्रोजेक्ट में आप देखो, बना दिया, बनाने के बाद में गवर्नमेंट जो है वो टोल कलेक्ट करेगी और उसमें से फिर वो पेमेंट देती रहेगी उस प्राइवेट प्लेयर को। तो ये मॉडल बीच में आ गया ट्रेंड में बीओटी की जगह। इसके अलावा बीओटी मॉडल का मैंने आपको बता ही दिया था कि लगभग प्रोजेक्ट का 96% तक का, मतलब आप देखो 2011-12 तक के जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स थे ना, उनमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में से 96% प्रोजेक्ट्स जो थे वो किसको दिए गए, वो किस मॉडल में दिए गए थे, बीओटी मॉडल में। इसमें अगर देखें, पर जैसा कि हमने देखा बीओटी मॉडल में क्या है, फाइनेंशियल रिस्क पूरा किस पे चला जाता है, प्राइवेट सेक्टर पे। तो थोड़ा सा क्या हुआ, इंटरेस्ट कम होने लग गया और आते आते बीओटी मॉडल हो गया एकदम नील। इसके अलावा फिर HAM मॉडल पे आ गया। HAM के अलावा एक और ट्रेडिशनल मॉडल यूज हुआ करता था, वो था इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इस मोड में क्या होता है, EPC मोड में गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट की पूरे पैसे उसको कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा। मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकालेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे प्लेयर्स और वो अपना रोड का कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, गवर्नमेंट उसका पेमेंट दे देगी, वो अपना पैसा लेकर के आउट। अब गवर्नमेंट यहाँ से टोल कलेक्ट करेगी अपने हिसाब से जो भी करना है वो। तो ऐसे में फाइनेंशियल रिस्क जो थी वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे में HAM और EPC ये दो मॉडल्स पर काम ज़्यादा होने लग गया, जबकि 2011 से पहले ज़्यादातर प्रोजेक्ट किस पे चल रहे थे, BOT मॉडल पे। बट प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा रिस्क लगता था, इसलिए BOT मॉडल से उन्होंने विड्रॉ कर लिया और गवर्नमेंट ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया। और रही सही में पेंडेमिक जब आउटब्रेक हुआ तो उसके बाद में EPC और HAM मॉडल कुछ ज़्यादा ट्रेंड में आ गया। अब फिर से गवर्नमेंट चाह रही है कि 2 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जिनका रोड अपग्रेडेशन है बेसिकली, उनके लिए BOT मॉडल को अब अडॉप्ट किया जा रहा है। इसके आगे अगर हम देखें तो रोड कंस्ट्रक्शन, नेशनल हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन का अब रेट देखी जाए ना, तो 2020-21 में नेशनल हाईवे कितनी लेंथ की बनी थी, 13,327 किलोमीटर्स की, जो कि 2021-22 में सिर्फ
10,457 किलोमीटर्स की रही, मतलब कमी आई ना। तो इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो 18,000 किलोमीटर का टारगेट लिया हुआ है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। नेशनल हाईवेज़ के कंस्ट्रक्शन की ये लेंथ रहेगी, एडिशनल लेंथ रहेगी, ठीक है ना। तो ये बनाने के लिए BOT मॉडल पे जाया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंसेशन पीरियड कितना रखा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। एक तो हर 5 साल में रिव्यू किया जाएगा, और 10 साल का कंसेशन पीरियड पहले दिया जाता था, उसकी बजाय अब 5 साल का रहेगा। मतलब बिल्ड बनाओ प्राइवेट सेक्टर वाले, ऑपरेट करो। अब ऑपरेशन का टाइम कितना रहेगा, 5 साल। अब 5 साल में रिव्यू किया जाएगा कि कितना क्या उनकी लागत उनकी रिकवर हो गई, फिर उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। तो बिल्ड करो, ऑपरेट करो, टोल कलेक्ट करो, फिर बाद में ट्रांसफ़र कर दो किसको, गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से, फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश ने देखो फिर से अपनी इंटेंट शो की है कि हम फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं फसल बीमा योजना को, ठीक है। फसल बीमा योजना का पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना। ये आप देखो 2016 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। 2016 में जो खरीफ की फसल थी, खरीफ वाला कौन सा टाइम रहता है, जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक का जो टाइम रहता है, जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक का जो टाइम रहता है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये मानसून सीजन के टाइम रहता है। तो इसी टाइम पर तो 2016 में लॉन्च की गई थी, और इसी खरीफ सीजन में, ये जो करंट खरीफ सीजन चल रही है, इसमें आंध्र प्रदेश रीजॉइन करना चाहता है इस स्कीम को। बेसिकली 6 ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था इस स्कीम से। एक तो आंध्र प्रदेश था, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, ठीक है। और एक कौन सा स्टेट अभी लिस्ट में हम देख लेंगे, 2 बार नाम छाप दिया यहाँ पे, और एक स्टेट था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे टोटल 6 स्टेट्स थे जिनमें आंध्र प्रदेश तो रीजॉइन कर रहा है, अभी भी 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो बचे रहेंगे, ठीक है। तो पिछले 4 सालों से ये 6 स्टेट्स बाहर थे, ओके। तो अब सबसे पहले तो स्कीम के बारे में जानते हैं हम। ये देखो यहाँ पर, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ सीजन 2016 से लॉन्च की गई थी। फसल बीमा योजना, इसका मतलब ये क्रॉप इंश्योरेंस की बात करता है कि मान लो कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्रॉप डैमेज हो गई और एक फार्मर को जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस एडवर्स सिचुएशन से प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम लाई गई थी, ठीक है। इसमें देखो सभी फार्मर्स को इंक्लूड किया गया था, चाहे फिर वो एक फील्ड के ऑनर हो, शेयर क्रॉपर हो जिनको सीरी हम बोल देते हैं, है ना। इसके अलावा टेनेंट्स हो, दूसरे के खेतों में जाकर के काम करने वाले लोग, वो भी आ जाते हैं। और नोटिफाइड क्रॉप्स, मतलब वो क्रॉप्स जिनको नोटिफाई किया गया है, वो हम देखेंगे कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, ठीक है। और कितना एरिया उसका कवरेज में आएगा, ये सारी डिटेल दी गई थी। शुरुआत में इस स्कीम के अंडर में जो भी लोन लेने वाले फार्मर्स थे ना, लोनी फार्मर जिन पे लोन चल रहा था, उनके लिए तो कंपलसरी रख दिया था कि उनको तो ज़रूर इस इंश्योरेंस स्कीम में अपना मतलब कंट्रीब्यूशन देना ही है, पार्टिसिपेट करना ही है इस स्कीम में, ठीक है। पर फरवरी 2020 में फिर बाद में अमेंडमेंट लाया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो भी फार्मर चाहे वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है, किसी पे भी ये कंपलसरी या थोपी नहीं जाएगी। इनिशियल स्कीम की बात करें तो इसमें देखो एक तो आता है एक्चुरियल प्रीमियम रेट, कि एक्चुअल में कितना वो आनी चाहिए प्रीमियम जो आता है। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कार इंश्योरेंस कुछ भी लेते हैं या बाइक इंश्योरेंस हम लेते हैं, तो उसमें हम पे करते हैं ना एनुअल चार्ज कितना होता है, वो एक्चुरियल प्रीमियम रेट होती है। दूसरा हो जाता है द रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कि एक्चुअल में देखा गया कि भाई कितना नुकसान, अगर किसी खेत में फसल जो खड़ी की गई है उसको अगर नुकसान होता है तो कितना उसको मतलब हर्जाना मिलना चाहिए उस फार्मर को, वो तो हो गया एक्चुरियल प्रीमियम रेट। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रीमियम रेट क्लेम कर रही है, ये 2 रेट्स हो गई। अब आप देखो कि ये जो प्रीमियम रेट जो है वो फार्मर भी देगा 2%, 1.5%, 5% के हिसाब से, आगे बताऊंगा किस हिसाब से। तो एक्चुअल में कितनी प्रीमियम बन रही है, फार्मर कितना पे कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पे कौन करेगा, वो प्रीमियम सब्सिडी हो जाएगी, और वो सब्सिडी बियर की जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब ये है सिंपल सा, अगर हम बात करें तो जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो प्रीमियम बताया गया है उसमें से एक छोटा सा अमाउंट तो फार्मर पे कर देगा, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिलकर के, जो कि फार्मर के लिए क्या हो गई, एक इंश्योरेंस सब्सिडी हुई कि नहीं, वो वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो
तो सेंटर और स्टेट के बीच में वो डिपेंड करता है कि कितना रेशियो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इस चीज़ को लेकर के फरवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अनाउंस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनइरिगेटेड एरिया में जो भी प्रीमियम दी जा रही है, जो प्रीमियम सब्सिडी है, उसका केवल 30% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, रिमेनिंग 70% स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, राइट। और इरिगेटेड एरिया है जहां पर पानी की व्यवस्था अच्छी खासी है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी इस प्रीमियम सब्सिडी में? केवल 25%, रिमेनिंग 75% बोला स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को फ्री छोड़ दिया कि वो चाहे जितना और एक्सटेंडेड मैनर में सब्सिडी दे सकती है फार्मर्स को। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फिक्स कर दिया। और साथ में ये तो मिनिमम लिमिट रखी, अपर लिमिट कितनी भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और ज़्यादा भी इस प्रीमियम में कंट्रीब्यूट कर सकती है, बट मिनिमम 30% कंट्रीब्यूट करेगी अनइरिगेटेड एरिया में और 25% कंट्रीब्यूट करेगी इरिगेटेड एरिया में। किसका है ये 30 और 20%? 25% प्रीमियम सब्सिडी का। प्रीमियम सब्सिडी मैंने बताया कि कंपनी जो बता रही है प्रीमियम, उसमें से जो फार्मर पे करेगा उसके अलावा जो बच गया वो है प्रीमियम सब्सिडी, ठीक है। उसका 30 to 25% पे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, रिमेनिंग कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और ये 30 to 25% फिक्स नहीं है, इससे भी ज़्यादा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। फूड क्रॉप्स कौन कौन सी यहाँ पे कवर्ड है? देखो, सीरियल्स की बात करें, मिलेट्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, ये कवर्ड है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ऑयल सीड की बात करें, वो भी कवर्ड है। एनुअल कॉमर्शियल और एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, वो भी कवर्ड है। साथ में पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे पेरिनियल हॉर्टिकल्चर, पूरे साल 12 महीने जिनसे फल फूल निकले या सब्जियां निकले, वो भी कवर किए जा सकते हैं और कॉमर्शियल क्रॉप्स भी कवर की जा सकती हैं। तो ये नोटिफाइड क्रॉप्स हो गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी का स्टेटस क्या कहता है स्कीम का? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो डेटा लोकसभा में अप्रैल 2022 में सबमिट किया गया, उसके हिसाब से अगर देखें तो लगभग 7.65 करोड़ फार्मर्स ने इस स्कीम के अंडर में एनरोल कर रखा है। 2021-22 का ये डेटा है, जो कि 2016-17 में कितना था? केवल 5.83 करोड़। इसका मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब सवाल ये आता है कि प्रीवियसली इन स्टेट्स ने विड्रॉ क्यों किया था इस स्कीम से? तो उसका आंसर है, बहुत से कारण थे। एक तो स्कीम को वॉलंटरी बनाना चाह रहे थे ये, जैसे हमने देखा था ना शुरू में, कैसे फार्मर्स के लिए बोल दिया था कि सभी के लिए कंपलसरी है, कम से कम उन फार्मर्स के लिए तो कंपलसरी है जो लोन लेते हैं, है ना। तो ये चाह रहे थे वॉलंटरी हो ये। इसके अलावा कोई ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि कोई, जैसे कौन कौन से रिस्क को कवर करना चाहता है। भाई सीधी सी बात है कि आपको इंश्योरेंस में क्या क्या कवर लेना है, थर्ड पार्टी कवरेज लेना है, नहीं लेना है। ये जैसे हम बाइक कार इनका इंश्योरेंस कराते हैं, जनरल इंश्योरेंस, तो उसमें आप देखते हो क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं, उसी के हिसाब से प्रीमियम बढ़ता है। तो बोलो वो चॉइस दे दो यहाँ पर भी कि आप ड्रॉट को, फ्लड्स को, किन किन को कवर करना चाहते हो, उसके हिसाब से प्रीमियम होना चाहिए। इसके अलावा स्कीम को यूनिवर्सल बनाओ। यूनिवर्सल का मतलब जितनी भी क्रॉप्स हो उन सभी क्रॉप्स को इसमें कवर करो। तीसरा ये था कि एक कट ऑफ डेट जो है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए कि हाँ जी इसी टाइम पर आप इंश्योरेंस कराओगे। इंश्योरेंस कोई भी कभी भी करवा सकता है। हाँ, ये रख दो कि एनुअल इंश्योरेंस या वो जो सीज़न वाइज रखा जाए, तो जैसे हम गाड़ी कार इनका इंश्योरेंस कराते हैं ना कि जो डेट एक्सपायरी डेट हो जाए उससे पहले पहले आप करवा लो, तो वो एक ऑप्शन आप रख सकते थे। आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमें एक ई क्रॉपिंग डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, जो कि आंध्र प्रदेश ने डेवलप भी कर लिया अपने लेवल पे। वैसे तो खैर गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से ये डेवलपमेंट कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, ये भी एक डिमांड की गई थी, है ना। और साथ में इसमें ई क्रॉप में क्या है, एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करना जैसे सभी क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर अपलोड की जा सके और उसी के बेसिस पे इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस फाइल हो सके। तो ये चीज़ें थी अलग अलग। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, वो क्या कि जो फार्मर्स के द्वारा जो प्रीमियम दिया जाता है, ठीक है, वो कितना कितना रहता है। जैसे अगर हम बात करें खरीफ सीजन में जो खेती होती है तो उसमें फार्मर को कितना प्रीमियम देना पड़ता है? जितना टोटल प्रीमियम हो उसका 2%। अगर रबी सीजन की बात करें तो उसमें 1.5%, और अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं तो वहां पर कितना देना पड़ेगा? 5%। ओके, तो ये है ओवरऑल 2%, 1.5%, 5%, ये कंट्रीब्यूशन करेगा फार्मर अकॉर्डिंग टू द सीजन। बाकी एक कुछ स्टेट्स का ये भी क्लेम था कि ये जो सब्सिडी दी जा रही है ना इंश्योरेंस में, बोले ये सारी की सारी गवर्नमेंट ही दे देना, मतलब इंश्योरेंस का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ही कर दे, ऐसी भी डिमांड आई थी कुछ स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये कई कारण दिए जा रहे थे ना।
बस मेन तो ये है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कारण था। एक ये भी था कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो भी स्टेट्स जो प्रीमियम सब्सिडी देने के लिए एलिजिबल हैं वो सब्सिडी नहीं देते हैं और पिछले साल का ड्यू है अभी तक भी, तो बोलो उन स्टेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा इस फसल बीमा योजना से। तो ऐसे में गुजरात, झारखंड ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने टाइम पर पेमेंट नहीं दिया था, ठीक है ना। ये जो हम प्रीमियम सब्सिडी की जो बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बियर करेगी, है ना, तो वो स्टेट्स जहाँ जहाँ फेल हो गए उन स्टेट्स को फिर बाद में विड्रॉ करना पड़ गया था। तो ज़्यादातर स्टेट्स तो ऐसे ही हैं। वेस्ट बंगाल एक एक्सेप्शन केस है, वो केवल पॉलिटिकल कारण, क्योंकि सीधी सी बात है, बोले प्रधानमंत्री का नाम है इसमें, और आपको पता है इस टाइम ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और इधर बीजेपी दोनों की कितनी राइवलरी रही थी जब ये रिसेंट इलेक्शंस भी होते तब। तो इस वजह से वेस्ट बंगाल ने तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से विड्रॉ किया था। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया लेना था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। देखो अभी कल परसों की बात है, अभी 18 जुलाई को देखो मॉनसून सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मॉनसून सेशन में आने से पहले एक 50 पेजेस की एक बुक है वो रिलीज़ की गई है, किसके द्वारा? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। मतलब तो उस बुक में क्या है वर्ड, ये बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी भी एमपी के खिलाफ में बोले ना जाएं, ठीक है, क्योंकि वो डिफेमेटरी हो सकते हैं, किसी की इमेज को डेंट करने वाले हो सकते हैं, और बोले पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्ड्स बोले बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। तो उन वर्ड्स को क्या कर दिया, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के तौर पे डिक्लेयर करके ये करना कि भाई इन वर्ड्स को तो कोई भी यूज़ नहीं करेगा। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 क्या कहता है, प्रिविलेजेस देता है एमपीज़ को, है ना, कि वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के टाइम पे कोई भी बात कहे, कोई भी वोट दे, किसी भी कमेटी में कोई फेवर ले, किसी भी रेजोल्यूशन का फेवर ले या अगेंस्ट में जाए, तो बोला उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है कि उसको ले जा करके आप कोर्ट में खड़ा कर दोगे, क्योंकि जब तक वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो गवर्नमेंट स्कीम्स को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्रीडम दी हुई है, विशेष अधिकार दिए हुए हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को। तो ये आर्टिकल 105 है। पर आर्टिकल 105(2) क्या कहता है कि ये जो अधिकार दिए हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है जो मन में आए वो आप बोल दो, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ये भी क्या करता है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को यूज करने से बैन करता है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, पार्लियामेंट की जो रूल बुक है उसमें भी ये चीज मेंशन की हुई है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जैसे हम पार्लियामेंट की बात ही कर रहे हैं तो राज्यसभा में तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन हो गए और इधर स्पीकर हो गए, तो वो ये देख सकते हैं कि कोई भी एमपी किसी को भी एड्रेस करते हुए जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करते हैं तो उनके खिलाफ में वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 380 और रूल नंबर 381 वो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। उनमें क्या कहा हुआ है, एक्सपंक्शन, इसका मतलब कि कोई भी एमपी, जैसे आप देखते हो कई बार एग्रेशन में आकर के उल्टी सीधी बातें बोल जाते हैं, है ना, तो उस टाइम पर क्या बोलते हैं, बोले ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। वो रूल नंबर 380 और 381 के अंडर में कहा जाता है कि एक तो कि भाई एक स्टेटमेंट दिया है एमपी ने बोलते टाइम पे, तो उस टाइम पर उसमें स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स हैं जो कि अनपार्लियामेंट्री हैं, जो कि पार्लियामेंट की शोभा के हिसाब से सही नहीं है, तो 380 के अंडर में तो क्या बोल दिया जाएगा, उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, रिकॉर्ड में ना चढ़ाया जाए। ये बोलेगा कौन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राइट। और 381 क्या कहता है कि मान लो कोई एक लंबा सा स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि मान लो कोई XYZ इंडिविजुअल है, उसका स्पीच का राउंड चल रहा है, वो बोल रहा है, बट ऑपोजिशन से या फिर कोई भी दूसरा एमपी खड़ा होकर के उस स्पीच को इंटरप्ट कर रहा है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या बोलेंगे कि भाई ये जो आप बोल रहे हो ना ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, आप चाहे कुछ भी बोलो, रिकॉर्ड पे वही जाएगा जिनको अभी राउंड दिया हुआ है वो बोलेंगे। तो ये आर्टिकल, ये रूल बुक का रूल नंबर 381 है, वो एम्पावर करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है। और ये जो बुक रिलीज की है इसका नाम है अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस, ओके। ये जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुई थी 1999 में, फिर अपडेट हुआ था 2009 में, और अब इसको थोड़ा सा चेंज किया है कि नहीं ये तो इसमें बताया नहीं गया है, एज इट इज शायद वैसा का वैसा ही इसको रिलीज कर दिया गया है। वैसे तो अपोजिशन पार्टी तो इसको गैग बोल रही है, बट वो ये डेमोक्रेसी है, अपोजिशन में जो भी बैठेगा वो तो टांग खिंचाई करेगा रूलिंग पार्टी की। ओवरऑल ये था पूरा कंटेक्स्ट अनपार्लियामेंट्री
वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। और ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये बहुत सोच समझ करके इंक्लूड किए हुए हैं इस बुक में, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, प्रोविजनल पार्लियामेंट, 1st to 10th लोकसभा एंड राज्यसभा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट होती है जिसमें हमारी पार्लियामेंट के भी लीडर्स पार्टिसिपेट करने जाते हैं, जीसी मल्होत्रा जो कि लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इन सारी जो भी प्रीवियस प्रोसीडिंग्स है बोला उनसे हमने लर्न किया है और फिर ये कंपाइलेशन तैयार किया था बोले। इससे क्या है कि कोई भी डिफेमेटरी बात ना बोले, किसी की भी मानहानि ना हो पार्लियामेंट में। अगर उनको प्रिविलेजेस भी मिली हुई है तो इसका मतलब ये नहीं मन में आए जो कुछ भी बोल दें, है ना। फिर हम आगे इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे देखो, एक तो रुपी लगातार डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि यूएसए में कल क्या न्यूज़ थी, इन्फ्लेशन चल रही है 9.1% और वहाँ नॉर्मली चलती है 2%। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, इस वजह से यूएसए के फेडरल रिजर्व ने और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट राइज कर दी। अब इंटरेस्ट रेट राइज कर दी तो वही कॉन्सेप्ट, डॉलर थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है और रिसेशन हो रहा है जबकि यूएस में, है ना। पर वही चीज़ें, लगातार इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर की कमी आ रही है। डॉलर की कमी आएगी तो रुपी की लिक्विडिटी हमने तो मेंटेन कर रखी है, तो इस चक्कर में $1 80 रुपये के बराबर हो गया है। इसके अलावा देखा जाए तो इधर आपको पता, आरबीआई ने कहा था कुछ दिनों पहले, अनाउंस किया था कि अब हम ट्रेड जो हैं वो रुपये में भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, रशिया जैसे कंट्रीज़ तो खुश हैं, कारण कि उन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, डॉलर में तो वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। पर बाकी कंट्रीज़ जिनसे इंडिया ट्रेड करता है, जहाँ पर इंडिया डेफिसिट में है, उनके साथ में हम लेन देन करते हैं डॉलर में, तो ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा रुपये में ट्रेड करना। पर फिर भी चलो, ज़्यादा भी नहीं तो हम क्रूड ऑयल और ये जो रिक्वायरमेंट है ये तो हम हमारी फुलफ़िल कर ही सकते हैं। इसके अलावा यूएस और इजराइल के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है कि ईरान को न्यूक्लियर आर्म्स हम डेवलप नहीं करने देंगे, या फिर ईरान के जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं हम उनको डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये बेसिकली यरूशलेम डिक्लेरेशन के तौर पे जाना गया है, उसी का पार्ट है ये, ठीक है। तो जो बाइडेन, पता आप अभी इजराइल की विजिट पे आए हैं और एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, I2U2 की भी समिट होने वाली है ना, I2U2 जिसको बोला जाता है वेस्ट एशियन कॉर्ड, ओके। इसके अलावा IMF के पास में चक्कर चल ही रहे थे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान को तो थोड़ा सा देखो रिवाइवल मिल रहा है, $6 बिलियन का सपोर्ट दे रहा है IMF, ठीक है। तो पाकिस्तान तो थोड़ा बहुत बच जाएगा, नहीं तो श्रीलंका जैसे हाल हो सकते थे। बस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।